सबसे पहले नोट्स से स्टार्ट करते हैं फिर। तो देखो नोट्स में अपने पास आते हैं दो तरह के नोट्स, रेडियल नोट्स और एंगुलर नोट्स। रेडियल नोट्स जो होते हैं वो तुम्हारे होते हैं n-l-1। एंगुलर नोट्स जो तुम्हारे होते हैं वो होते हैं तुम्हारे l के बराबर। तो टोटल नोट्स तुम्हारे कितने होंगे n-1। ये बात तुम्हें एकदम ध्यान में रखनी है, इतनी ये बात। अब एक बार ज़रा मेरे लिए 1s के तुम रेडियल नोट निकालो, 2s 1s के रेडियल नोट निकालो। तो 1 - 0 - 1 कितना आया 0। फिर 2p के निकालो, तो 2p के भी निकालोगे तो 2 - 1 - 1 = 0। तो when n = l, जब n आपका l के बराबर होता है, या फिर l-1, when l is l-1 then आपके जो रेडियल नोट्स होते हैं वो 0 होते हैं। ये बात एक मतलब ध्यान में रखना हरदम के लिए। अब हम लोग ग्राफ्स की तरफ मूव करते हैं। देखो 2-3 प्रकार के ग्राफ देखने को मिलेंगे यहाँ पे, और काफ़ी अच्छे अच्छे भी ग्राफ देखने को मिलेंगे, मतलब रियली अच्छे एडवांस लेवल के ग्राफ होते हैं। देखो सबसे पहले तुमको 3 प्रकार के ग्राफ मिलेंगे बनाने को, जाई वर्सेस आर का, जाई स्क्वायर वर्सेस आर का, और RPDF, जिसको हम कहते हैं 4πr² dr इंटू जाई स्क्वायर वर्सेस आर का, इसका ग्राफ। इन 3 के ग्राफ तुम्हें किसी भी ऑर्बिटल के लिए अगर बनाने हैं तो तुम कैसे बनाओगे वो हम डिस्कस करते हैं। तो देखो सबसे पहले इसको उठाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ मतलब एग्जांपल से ही समझेंगे। जैसे मान लो तुम्हें ग्राफ बनाने हो 1s 2s 3s 4s, इस तरह के ग्राफ बनाने हो तो इसके और इसके साथ में समझ लो कैसे बनते हैं। अगर तुम्हें 1s का ग्राफ बनाना है तो 1s में जितनी बार देखो जितने नोट्स होंगे ये ग्राफ उतनी बार एक्सिस को कट करेगा और ये ग्राफ उतनी बार एक्सिस को टच करेगा। मतलब 1s में कितने नोट्स हैं तुम्हारे 0, 2s में तुम्हारे कितने नोट्स हैं 1, 3s में तुम्हारे कितने नोट्स हैं 2, 4s में तुम्हारे कितने नोट्स हैं 3। ये कहानी है। तो देखो तो जब तुम 1s के लिए ग्राफ बनाओगे तो 1s के लिए अगर तुम जाई वर्सेस आर का बना रहे हो तो वो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। और 1s एक लौता ऑर्बिटल है जिसके लिए जाई और जाई स्क्वायर आर का ग्राफ बराबर होता है। अब ये तुम्हारा 1s का हो गया, इसको नोट कर लो। अब मैं तुम्हें 2s का बताता हूँ। तो 2s का ग्राफ अगर तुम्हें जाई वर्सेस आर का बनाना है, यानी जाई वर्सेस आर का, तो 2s में एक रेडियल नोड है तो ग्राफ ने एक बार कट किया और ऐसे चला गया सिंपली। और अगर तुम्हें यही जाई स्क्वायर वर्सेस आर का बनाना होता तो ये ऐसे आता, ग्राफ एक बार टच करता, ऐसे ऊपर जाता और ऐसे जाता। मतलब इसी की तुम जस्ट इमेज ले लो ऊपर, इस टाइप का ग्राफ तुम्हें 2s का देखने को मिलेगा। ये जाई वर्सेस आर था, ये जाई स्क्वायर वर्सेस आर है। इसको मतलब तुम एकदम सिंपल रखो। तो अब तुम्हें मतलब s ऑर्बिटल्स के तो ग्राफ बनाने आ ही गए होंगे इसी तरह का एक मतलब 3p का बना के देखो, तो 3s का बना के देखो। तो 3s का ग्राफ एक्सिस को 2 बार कट या 2 बार टच करेगा। मतलब ऐसे नहीं, पहली बार कट किया, दूसरी बार कट किया, अब ये नहीं कट करेगा, अब ये ऐसे चला जाएगा। ये 3s का था तुम्हारा ग्राफ और इसी का इमेज ले लो, मतलब ऐसे करके कुछ। तो तुम्हारे पास 3s का ग्राफ इस तरह जाई स्क्वायर का हो जाएगा। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे वैसे वैसे ऐसे 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 कम होती जाएगी, क्योंकि रेडियस के अलॉन्ग आगे जाते 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 इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना कम होती जाती है, इसलिए यहाँ पे घटता जाता है। अब हम लोग p और d ऑर्बिटल्स को देखते हैं। तो देखो s ऑर्बिटल्स के ग्राफ सबसे अलग बनते हैं, p और d ऑर्बिटल्स के ग्राफ सेम बनते हैं। देखो कैसे बनेंगे।
तो अगर पी और डी ऑर्बिटल्स के ग्राफ की बात करें तो देखो, जब हम पी और डी ऑर्बिटल्स के ग्राफ की बात करते हैं तो एस ऑर्बिटल्स में जाई और जाई स्क्वायर आर में वो दोनों ओरिजिन से चालू हो रहे थे। बात समझ रहे हो? ओरिजिन से चालू हो रहे थे, लेकिन मतलब नहीं चालू हो रहे थे वो दोनों ओरिजिन से, क्योंकि ओरिजिन में न्यूक्लियस के खिलाफ एस ऑर्बिटल में जब आप जाओगे अंदर तो आपको ओरिजिन में जैसे जैसे बढ़ते जाओगे न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन जो हमारे पी और डी ऑर्बिटल्स के ग्राफ होते हैं ये हमारे न्यूक्लियस से ही चालू होते हैं, न्यूक्लियस ओरिजिन से ही चालू होते हैं। मतलब जैसे लेट से मैं लेता हूँ एग्जांपल 3p का, तो 3p में कितने नोड्स रहेंगे? 3 - 1 - 1 = 1। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो ऐसे ग्राफ खींचो। अब क्योंकि ये एक ही नोड है तो एक बार ये ग्राफ को कट करेगा और ऐसे चला जाएगा। ये आपका 3p का है, ये जाई वर्सेस आर है। अब मान लो मैं जाई स्क्वायर वर्सेस आर बनाता हूँ, तो बस मैं ये चीज़ उठा के ऐसे कर दूंगा, सिंपल, ये जाई स्क्वायर का हो गया। अब एक डी का बना के दिखा देता हूँ, पी और डी एक ही जैसे बनते हैं। देखो डी का 3D का बना के दिखा देता हूँ। जैसे अगर मान लो मैं 3D ले लूँ, 3D मत लो, 4D ले लो, 4D ले लो, तो 4 - 2 - 1, इसमें भी 1 बनेगा, तो इसका भी ग्राफ कुछ कुछ पिछले ही वाली तरफ बनेगा, ऐसे ऐसे बनेगा। ये जाई स्क्वायर का बनेगा, और ऐसे अगर करके चले जाओगे तो ये जाई वर्सेस आर का बनेगा। समझ रहे हो? ये जाई स्क्वायर भी है। तो ये कुछ एडवांस ग्राफ होते हैं जो हमने जाई और जाई स्क्वायर के खिलाफ सीखे हैं। अब हम लोग RPDF यानी रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के खिलाफ मतलब सीखेंगे कि कैसे ग्राफ बनते हैं। तो देखो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मतलब एक बात समझो, उसका ग्राफ जो होता है, जैसे यहाँ तुम देख रहे हो सबसे पहले एक पीक अचीव होगी R = R max पे, फिर उसके बाद घटती जा रही है ऐसे 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 ऐसे। लेकिन RPDF में एक चीज़ तुम देखोगे, जैसे जैसे तुम आगे जाओगे वैसे वैसे तुम्हारी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो बढ़ती जाएगी, मतलब पीक्स ऊंची होती जाएंगी। अब ऐसा क्यों होता है, पहले मैं तुम्हें RPDF का मतलब समझाता हूँ। देखो RPDF का मतलब होता है, लेट से तुम्हारे पास ये एक शेल था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी थी, तो तुम मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा था, तो लेट से मैंने बोला मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन है नहीं, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की, मान लो मुझे ना पता होता कि यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी रेडियस के अलॉन्ग बहुत ज़्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी रेडियस के अलॉन्ग उतनी ज़्यादा नहीं है। बात समझ है? लेकिन लेट से मैं बोलता हूँ कि मैं इतने एरिया में सर्च कर रहा हूँ, इस पूरे एरिया में, लेकिन ये क्योंकि शेल है तो शेल का इतना वॉल्यूम होगा, तो मान लो ये शेल के मैं इतने वॉल्यूम में सर्च कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन है नहीं, यहाँ ज़्यादा मैटर भी नहीं है, यहाँ ज़्यादा मास भी नहीं है, तो सारी चीज़ों की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना होगी, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज उतने नहीं है सर्च करने वाले, कितनी जगह आप सर्च नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पे इसीलिए घट जाती है। अब इसको एक और डेली लाइफ एग्जांपल समझो, जैसे मान लो आपके सॉक्स खो गए हैं, अब किसी को आपको बताना है कि मेरे सॉक्स कहाँ खोए हैं, तो आप उसको ये नहीं बता सकते एकदम एग्जैक्ट प्रिसाइजली कि मेरे सॉक्स यहाँ खोए हैं, तो आप उसको ढूंढने के लिए अगर बोल दो मेरे घर में मेरे सॉक्स खोए हैं, तो वो आपका घर में ही ढूंढेगा। तो यहाँ दो फायदे हो सकते हैं, या तो उसको घर में सॉक्स मिल जाएंगे तो वेल एंड गुड, आपका समय बचा, लेकिन मान लो घर में सॉक्स खोए ही ना हुए तो जीवन भर ढूंढता रह जाए, घर में सॉक्स ही नहीं मिलेंगे। अब लेट से आपने कह दिया पूरी दुनिया में मेरे सॉक्स कहीं खोए हैं, तो कितनी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई सॉक्स मिलने की, कि पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं तो मिलेंगे ही सॉक्स को। उसी तरह जब आप रेडियस के अराउंड मान लो इन्फानाइट सर्किल बना दिए, वो कहे अब इलेक्ट्रॉन इसी के अंदर होगा, तो ये तो प्रोबेबिलिटी 1 हो गई ना इन्फानाइट सर्किल की। तो इसीलिए RPDF जैसे जैसे आप R बढ़ाते जाओगे इंक्रीज करती है। अब RPDF डिफाइन कैसे होती है? RPDF डिफाइन होती है R डिस्टेंस पे जब आप dr थिकनेस का एक शेल काटते हो, R डिस्टेंस पे dr थिकनेस का एक शेल जब आप काटते हो, तो
इस वॉल्यूम में जितना इस वॉल्यूम में जो प्रोबेबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की, उसे हम आरपीडीएफ कहते हैं। तो निकालते कैसे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू जाई स्क्वायर ऑफ आर इंटू डी आर हो गया ना, ये होता है हमारा आरपीडीएफ, इसको कहते हैं आरपीडीएफ। अब आरपीडीएफ में इतना ही समझना था, इसके ग्राफ सीख लो। जैसे आरपीडीएफ के अगर ग्राफ सीखें हम लोग, तो आरपीडीएफ के ग्राफ में दो तीन चीज़ें आती हैं। जैसे आरपीडीएफ के ग्राफ में सबसे पहले आता है आपके सारे ऑर्बिटल्स के ग्राफ एक ही होते हैं। आरपीडीएफ एक सेकेंड, हाँ, तो आरपीडीएफ के जो भी ग्राफ होंगे या फिर जो भी होंगे, आपका मेजर रोल जो रहता है वो आपके रेडियल नोड्स का रहता है। तो आरपीडीएफ में भी आपको रेडियल नोड्स को बहुत ध्यान में रखना होगा। जैसे मान लो 1s ऑर्बिटल में आपके 0 रेडियल नोड्स आए थे, तो मैं 2-3 ऑर्बिटल्स बताता हूँ। जैसे 2s का बना लेते हैं हम लोग आरपीडीएफ, फिर उसके बाद बना लेते हैं 3s का, 4d का, इन तीन के बना लेते हैं। मैं तीन ही में क्लियर हो जाएगा हमारा। और 2p का भी बना लेंगे। तो जैसे इसमें रेडियल नोड्स बोलो 1, इसमें रेडियल नोड्स बोलो 2 -1 -1 0, इसमें रेडियल नोड्स बोलो कितने होंगे 3 -1 2, दो रेडियल नोड्स, इसमें रेडियल नोड्स बोलो 1। तो इस तरह की कहानी है। चलो तो पहले 2s का अगर बनाए, तो 2s में एक रेडियल नोड है, तो ग्राफ हरदम ओरिजिन से चालू होगा, ऊपर गया, नीचे आया, एक बार पीक छुई, एकदम जाई स्क्वायर आर की तरह है, लेकिन अगली पीक पिछले वाले से ऊपर होगी और ये फिर ऐसे आके चली जाएगी। समझ रहे हो बात को, ऐसे होता है ग्राफ। इसमें ये पीक ये वाली पीक इससे ऊपर होगी, इन दोनों पीक में अंतर आता है। उसी तरह अगर 3s का बनाओ, तो 3s में बस ये चीज़ जो होती, यहाँ छू के एक और पीक बड़ी सी आ जाती, तो ये तुम्हारा 3s का बन जाता। अब 4d का ग्राफ और 2s का ग्राफ एकदम एक जैसा बनता। अब कभी कभी पूछा जाता है सवाल जेईई मेंस में कि इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 2s में ज़्यादा है कि 4d में ज़्यादा है, तो आपका आंसर होगा 4d में ज़्यादा है, क्योंकि 4d बड़ा ऑर्बिटल है इसलिए। तो यही बेसिक हमारे सारे ग्राफ थे जो हमें मतलब एडवांस में एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिहाज से कवर करने थे। और बाकी तो इसमें मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर में कुछ वैसा खास नहीं पूछता वो।